तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा एग्जैक्टली व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च में बेसिकली दो वर्ड्स हैं बेसिकली, एक है रिसर्च और दूसरा सिर्फ सर्च है। तो बहुत से लोग जो हैं तो इन दोनों अल्फाज को सिनोनिमस या एक जैसे मानते हैं, लेकिन इनफैक्ट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड सर्च। जिस तरह यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज एन एग्जांपल ऑफ गूगल। सो व्हाट इज गूगल? गूगल इज a search engine. It is not a research engine. Why? Because whenever you want to gather some information or collect some data about something or some event, what you do, you just type it in the Google and Google will give you some information. So it means that you are collecting or gathering that information. So search, what is search? Search is only the collection of information, okay? And once you collect that information, so you will never be able, or you can never claim that I have done a research. No, that is wrong. You cannot claim that I have done a research. Rather, you can say that I have searched. I have searched or I have collected some information or data. ठीक है? तो सर्च जो है तो उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को जमा करना और किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, ये जो है आपका सर्च कहलाता है। मिसाल के तौर पे गूगल पे जाएं, आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसके बारे में कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, गूगल आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वंस यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, तो आप ये कभी भी दावा नहीं कर सकते कि आई हैव डन ए रिसर्च, कि मैंने रिसर्च कर लिया। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ सर्च किया है। जबकि इसके मुकाबले में रिसर्च जो है वो एक पूरे प्रोसेस का नाम है। रिसर्च, व्हेन वी कम टुवर्ड्स द रिसर्च, सो रिसर्च इज something which is consist of 2 or 3 or 4 or 5 or 6 steps. It is a combination of different procedures, okay? And the very first step is the collection of information. So first what you do, what you collect the information and then you organize and classify that or information in a presentable manner and pass it through a certain system or procedure. And after this you get some results, and these results might help you to solve your problems or it might increase the stock of knowledge. Okay, so this is called research. Research is the process of collection of information, then passing that information to the systematic through a systematic procedure. And once the information is passed through this whole systematic procedure, so you will end up with some results, and these results might increase in the stock of knowledge or it might solve the current or existing problem in your organization. As you can see in the slide, there is a written that systematic procedure includes steps for conducting research from a review of literature to the conclusion and policy recommendations. तो एक बार फिर सुन लें कि सर्च जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करना होता है, जबकि रिसर्च पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, स्टेप्स का मजमूआ है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप जो है तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ डेटा या सर्च। फिर उसी इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको उसको रीडेबल फॉर्म में लाते हैं ताकि एक लेमैन उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एक सर्टन प्रोसेस से गुजारते हैं। ठीक है जी। और वो सर्टन प्रोसेस ऐसा है कि उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस या मेथोडोलॉजी जो है क्या कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन जो होता है। रिसर्च डिज़ाइन में ये होता है कि आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो उस डेटा को आपने किस तरह रिफाइन करना है और किस तरह उसको एनालाइज करना है और ठीक है जी, और किस तरह उस डेटा से आपने फोरकास्टिंग करनी है और उसके बाद आप जो है तो आखिर में किसी एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये एंड रिजल्ट जो है ये या तो आपका मसला हल कर देगी और या दूसरी सूरत में ये इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ नॉलेज होगा, मतलब आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। आप एक ऐसा नॉलेज दरियाफ्त करेंगे जो कि जर्नलाइज होगा पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, इसकी मिसाल इसी तरह ये कि मतलब ये है कि अब से पहले हमें पता नहीं था कि कोविड जो है तो कोई बीमारी है। अगर पता भी था तो वो सिर्फ इतना था कि हमें पता था कि फ्लू के डिफरेंट किस्म के मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें से जो रिसेंट दरियाफ्त हुई है तो वो है कोविड-19। तो कोविड-19 इज एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ नॉलेज फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, इससे पहले हमें कुछ खास इसके बारे में इल्म नहीं था।
तो ये स्टॉक ऑफ नॉलेज में जो इजाफा हमारे पास हुआ है ये कोविड-19 है, और इस कोविड-19 को सॉल्व करने के लिए, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है तो रेमेडीज तैयार की, जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो ये मतलब जो है तो ये वैक्सीनेशन जो है तो ठीक है, ये अब हमारे पास ओवरऑल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ नॉलेज इस सूरत में हुआ कि ये वैक्सीनेशन जो है तो पूरी दुनिया में एक ही जैसे अप्लाई हो रही है। अगर फाइजर की वैक्सीन है तो वो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, ठीक है जी। तो इट इज जर्नलाइज्ड increase in the stock of knowledge. Now everybody knows that yes, in fact there has been a new kind of virus that is called COVID-19, and COVID-19 is being tackled through different kinds of vaccines, and these vaccines are generalized for the whole world. इसके मुकाबले में आपके पास कुछ इस तरह के मसाइल आते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के मसाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी दुकान है, शॉप है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमसे खुश नहीं हैं, या हमारी सेल्स के लेवल जो है वो डे बाय डे कम हो रही हैं, या हमारे एम्प्लॉइज टर्नओवर जो है तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी। तो ये स्पेसिफिक जो है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, और ठीक है जी। तो इन स्पेसिफिक इश्यूज को फिर जब आप सॉल्व करते हैं उसके लिए आप अलग से डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसको सिस्टमेटिक प्रोसीजर से पास करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास जो भी रेमेडी इसकी या जो भी रिजल्ट्स आपके पास आखिर में आएगा, तो बेसिकली वो रिजल्ट जो है तो वो आप ज़्यादा किसी मतलब उसको किसी हद तक आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो सिर्फ और सिर्फ चांसेस हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल को हल कर सकती हैं, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल सर्च और रिसर्च का मेन डिफरेंस था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको रिवाइज करें। यहाँ पे देखिए व्हाट इज स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज हैज टू काइंड्स, देयर इज एन ओवरऑल स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। When we talk about the overall knowledge, so if we take the example of COVID-19, so COVID-19 before the 2020, the majority of the human beings were not aware of this kind of the severe virus. But once it has came to the knowledge of the people, so everyone knows about this COVID-19 thing. And now it is a kind, we can claim that it is a new stock of knowledge for the human being. And then certainly scientists, on the basis of short-term efforts, they tried to tackle this COVID-19 through different kinds of remedies, and we came up with the vaccinations. Now these vaccinations are of different kinds. For example, Pfizer and Oxford, etc., etc. Every organization has done their research and they came up with some remedy in the shape of vaccine. So these vaccines are basically generalizable. Okay, for example, if you have a vaccine in Afghanistan, in Pakistan, the same would be in India, Nepal, in the United States of America. Okay, so the results are generalizable. This is called an overall stock of knowledge. When we come towards the second part, that is called the specific context. So specific context is very evident from its name that it is about something very particular. For example, if we consider a sample of low-income employees of the manufacturing sector. For example, you are working, you are the manager of a manufacturing sector, and you are researching about the labor class of that manufacturing sector, and you just want to know about that whether these labor class are more happier in monetary rewards or in non-monetary rewards. So once you collect the data through different techniques, you will come up end up with some results. And for example, you find that the labor class is not very satisfied with the non-monetary rewards, rather they prefer the monetary rewards. Now what is non-monetary rewards? Non-monetary rewards, I mean, they might be something like health benefits, house allowance, or it might be something like transportation allowance, or it might be something like
1 hour, 2 hour extra break, or it might be something like extra lunch, etc., etc. So these are all non-monetary rewards. So from the result or from the research, you came up with this findings that the labor class or those employees or which have a low income level, they are not satisfied with their non-monetary rewards. Rather, such kind of class always prefer to have a monetary reward. So this is kind of specific context. This is a research within specific context. This is related to your organization, or it might not be generalizable to the other countries. Okay, it might be generalizable within the whole industrial state, where there are 100 or 150 industries, different kind of industries. So those industries can take benefit from your research and they can apply it in their organization. But overall, if we see, so this situation might be in a province or in a country, but this might not apply to another country. So this is a specific context research, whereas the previous one, in which we have got a new stock of knowledge, a new thing came up to the world, and this world was very shocked to see that what is this, and then they tried to solve this problem. So it was called the COVID-19 something. This was just an example. So we can say it is a new stock of knowledge. So from this diagram, we can make this definition very simple for the research, that what is research? You can see here, research is an organized, systematic study of materials and resources to discover new things, to establish facts, and to reach some conclusion. So this is your research definition. You can write it here like this. Research is a systematic process of collecting and analyzing the information in order to increase our understanding of the phenomena of which we are concerned or interested. ठीक है, रिसर्च जो है तो एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो और फिर उस डेटा या इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हो. ठीक है, इसलिए एनालाइज करते हो ताकि आपके पास नॉलेज का इजाफा हो या आप किसी खास रिजल्ट पे पहुंच सकें जिससे आप अपने उस इशू या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. Now coming toward the business research, अगर हम कहें बिजनेस रिसर्च क्या है, तो बेसिकली इट इज द सेम रिसर्च, लेकिन बिजनेस के हवाले से ये है कि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हो या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. ठीक है जी, और फिर उसी इंफॉर्मेशन को आप सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स के से गुजारते हो और आप आखिर में किसी खास रिजल्ट या कंक्लूजन पे पहुंचते हो. ठीक है जी, और फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि आपके रिजल्ट्स या जो आपके इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए. बिजनेस रिसर्च मीन्स a systematic collection and analysis of data in order to find answers to problem facing by the management. मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इश्यूज वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए आप जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो और ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज करते हो, ये आपका बिजनेस रिसर्च कहलाता है. ठीक है जी. फिर हमने ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जिसमें है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च. ये एक ही किस्म के आपके मतलब है. ठीक है इनका. सो द फर्स्ट वन इज टू एक्सप्लोर. ठीक है जी, एक्सप्लोर करना. एक्सप्लोरिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? नंबर वन, इट इज टू गेन फेमिलियरिटी विद पार्टिकुलर टॉपिक. It is also called exploratory research. ठीक है जी. एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि डोमेस्टिक कंपनी में think of setting up its manufacturing operations abroad. So this kind of investment is new to the company and the initial research conducted to explore the possibilities of this new idea can be termed as exploratory research. Simple is that कि आपका एक बिजनेस है, अब आप उस बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी और मुल्क में, या आप किसी एक इलाके में बिजनेस कर रहे हैं और आप इसको दूर दराज किसी और इलाके में अपना नया सेटअप
क्रिएट करना चाहते हैं तो उस नए बिजनेस या नए सेटअप को स्टार्ट करने से पहले आप उस इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ और हो सकती हैं, वहाँ पे टैक्स का रेट कुछ और हो सकता है, ठीक है जी। तो वहाँ पे कस्टमर के बिहेवियर्स कुछ और हो सकते हैं, लोगों के टेस्ट, डिमांड्स, नीड्स, वांट्स वगैरह ये सब कुछ डिफरेंट हो सकते हैं जहाँ उसके मुकाबले जो जहाँ पे आप कर रहे हैं अपना बिजनेस। लिहाजा इन सब के लिए आपको सबसे पहले मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, आपको एक्सप्लोर करना होगा पहले, आया ये बिजनेस किसी दूसरे इलाके में सेटअप क्रिएट करना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, ठीक है जी। तो इस किस्म का जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर सकते हैं तो इसको आप बोल सकते हैं कि यस आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग about having some information regarding setting up a new business in some new area, ठीक है जी। इसको हम exploratory research भी बोलते हैं और it is the even the first objective of research, that why we do research, we do it for exploring the people, for exploring the events and for exploring the things. Now coming toward the second objective, and that is to describe. Research can be carried out with the objectives to describing a particular situation, event, or an individual. It includes what, when, and where. So these three things should be answered in a descriptive type of research. That is why we can call it descriptive research. Descriptive research, or to describe something. Okay, ji. So a study can be carried out to study the voting pattern in a particular state on the basis of gender, economic status, religion, etc., as observed in the previous election. अब आप रिसर्च कर रहे हैं कि पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में कितने परसेंट औरतें थीं, कितने परसेंट जो थे तो वो मर्द थे, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन जेंडर वाइज। फिर इसमें हम ये देखें कि जिन लोगों ने वोटिंग की है वो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका रिलीजन क्या था, क्रिश्चियंस कितने थे, हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने थे, कितने परसेंट लोगों ने उसमें मतलब पार्टिसिपेशन किया इलेक्शन में। या फिर हम ये देख सकते हैं कि कितने जो यंग लोग हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम उनके पास नेशनल आईडी कार्ड जब आता है तो उनमें से कितने परसेंट न्यूली जिन्होंने अप्लाई किया था आईडी कार्ड्स के लिए उन्होंने वोट कास्ट किया। तो ये जो है सब कुछ आपके सामने पहले से होता है डेटा के फॉर्म में, आपने इसको कलेक्ट किया और आपने इसको मतलब इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि जो कुछ भी आपके सामने कागज पे इंफॉर्मेशन है एक लेमैन, एक आम आदमी उसको इजीली समझ सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इसमें मोस्ट यही होता है कि आप क्या, कब, किधर, व्हाट, व्हेन और वेयर इसको बताना होता है आपने अपने ऑडियंस को। इसको एक अदर जो इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज। So coming toward our third objective, and the third objective is to diagnose something, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोजिंग का अमल करता है पहले, और डायग्नोजिंग में यही होता है कि भाई वो आपसे आप उसको बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत सख्त मतलब ये है कि जुकाम है, तो वो जुकाम को डायग्नोस करने के लिए आप उसको कहेंगे कि मुझे बहुत सख्त टेम्परेचर है वगैरह, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस इस तरह भी हो सकते हैं कि भाई आप सर क्या कहते हैं बहुत ठंडी चीज़ें तो नहीं खाते, आपका गला कैसा है, आप बहुत मिर्चों वाली चीज़ें तो नहीं खाते, या जो है तो बदपरहेज़ी करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं डॉक्टर उनके ज़रिए डॉक्टर ये डायग्नोस कर देता है कि आया आपको सिंपल सादा ज़ुकाम है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन है या वगैरह वगैरह, और उसके मुताबिक फिर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करता है, ठीक है जी। तो when the study is carried out with the objective to find how a particular event is associated with another event, it is called the diagnostic research.
ये इसकी डेफिनेशन है। When the study is carried out with the objective to find out how a particular event is associated with another event. For example, you all the time drinks cold water, so there is a great probability of having throat infection. So now you have two kinds of variable. One is throat infection and the other is drinking cold water. So these two variables are basically two events. Now what this diagnostic research does, that it creates a relationship between drinking cold water and having throat infection. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये मतलब दो इवेंट्स या दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करता है कि आखिर क्यों ठंडा पानी पीने की वजह से आपका गला खराब हुआ। ये है डायग्नोस्टिक। इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। इसकी एक अलावा एक और एग्जांपल जो यहाँ पे दी गई है, a fast food chain has conducted a research to find out the feasibility of setting up an outlet in multiplex. The chief objective of the study is to find out that how often people eat their meal outside when planning to watch movie. अब ये फॉर एग्जांपल KFC है या मैकडोनल्ड वाले हो गए, ठीक है जी, तो ये अपना सेल्स का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सेल्स के लेवल बढ़ाने से पहले ये अपनी कुछ डायग्नोस्टिक रिसर्च करना चाहते हैं और इनका टारगेट ये है कि ये कहीं सिनेमा या इस तरह के स्पॉट्स हो गए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, उसके अंदर एक छोटा आउटलेट ये खोल देंगे पहले, और ये एक टेस्टिंग लेवल पे आउटलेट होगा छोटा सा, और ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर को, ठीक है जी, कि लोग जब किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी सिनेमा घर जाते हैं फिल्म देखने, तो फिल्म के दौरान या फिल्म खत्म होने के बाद या उस शॉपिंग के दौरान वो इस मॉल के अंदर खाना प्रेफर करते हैं या नहीं करते। इनकेस अगर ये देखे कि 10 लोग आए शॉपिंग के लिए और 10 में से सिर्फ 1 या 2 ऐसे थे जिन्होंने इनके आउटलेट को खाने के लिए प्रेफर किया, तो फिर ये फिजिबल नहीं है इनके लिए कि ये अपने बिजनेस को एक्सटेंड करे ऐसी जगहों पे। लेकिन अगर ये देखें कि लोगों का रुझान ज्यादा है, मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स देयर आउटलेट ऑफ फूड while they are shopping or while they are watching movies, so they will understand that yes, people like to eat or like to eat food while they are shopping or while they are at some multiplex cinema house. So definitely we should open a new outlet as a proper outlet in those areas. तो ये 2 या 3 इवेंट जो हैं ये इसको कंपेयर करते हैं, अगर इस तरह के हालात हुए तो क्या बिजनेस फिजिबल होगा, अगर इस तरह नहीं हुए तो बिजनेस फिजिबल नहीं होगा। इसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं, ठीक है जी। The fourth one we have established a causal relationship. So causal relationship याद रखें कि हर वो रिसर्च जिसमें काज और इफेक्ट को देखा जाए, हर वो रिसर्च जिसमें काज और इफेक्ट को देखा जाए, ये causal relationship कहलाती है, ठीक है जी। A research which can be done with the objective of finding out the causal relationship between the dependent variables and with independent variables, ठीक है जी। ये अब इन वेरिएबल्स के बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट कौन कौन से वेरिएबल हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, इसकी तरह इंशाल्लाह हम आएंगे। It is also called hypothesis testing research. ये causal relationship जो है ये hypothesis testing research भी कहलाती है। अब in different books you will see different kinds and different objectives, okay, so but here we have tried to make it very easy because because for example if I ask you the question that what is a hypothesis testing research, so you should understand that it is the teacher is asking about the causal relationships, okay, so no need to explain it in another subtopic, rather we have tried to explain it within this causal relationship, okay. So causal relationship and hypothesis testing research is the same thing. Here we can see an example that is a research carried out to establish the relationship between the polio vaccine and its effectiveness in controlling the occurrence of polio. So it is basically a hypothesis testing research, or we can say that it is a causal relationship. अब पोलियो वैक्सीन जो है
तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पोलियो का होना जो है तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट पे मुनहसिर होता है या डिपेंड करता है, ठीक है जी, या जो असरअंदाज हो रहा होता है, ठीक है जी। अब अगर आप अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन देते हैं तो 90% चांसेस यही हैं कि उसको पोलियो नहीं होगा। अगर आप बच्चे को पोलियो वैक्सीन नहीं देते तो 90% चांस ये है कि 5 साल के अंदर अंदर उसको खुदा न खास्ता पोलियो होने का खतरा है। अब यहाँ पे ये जो पोलियो है, ये जो बीमारी है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये पोलियो किसकी वजह से होता है? ये वैक्सीन के ना लगाने और लगाने की वजह से होता है, ठीक है जी। इसकी वजह से इसके वैल्यू में चेंजेस आ रही हैं। तो ये जो वैक्सीन है पोलियो की, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये इफेक्ट करती है और चेंज करती है रिजल्ट्स को। अगर लगाया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स, अगर ना लगाया जाए तो नेगेटिव रिजल्ट्स। So it is trying to bring some change in the dependent variable. So any variable which brings a change in the other variable, it is called independent variable. हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में फिर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल थी। तो इस तरह का अगर रिलेशनशिप कोई बिल्ड करना चाहे और रिसर्च इस पे करना चाहे तो हम इसको काउजल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ये हाइपोथेसिस भी बेसिकली फिर दो किस्म की होगी, एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस ये है कि पोलियो की वैक्सीन लगाने से कोई असर नहीं होता, जबकि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया कि पोलियो की वैक्सीन लगाने से बहुत ही पॉजिटिव असरात बच्चे पे आते हैं। अब आप इसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि इसमें से कौन सा हाइपोथेसिस जो है तो वो एक्सेप्ट होता है और कौन सा रिजेक्ट होता है। ये इंशाल्लाह बाद की बातें हैं, ये हम डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज सर्च, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड रिसर्च, what is the overall gain, what is the overall knowledge, or what is specific type of knowledge, what is the I mean the global knowledge। फिर उसके बाद अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च? तो ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये 3 से 4 किस्में ये पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च को ज़रा डिटेल में, और लेकिन इंशाल्लाह एक 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके साथ लेक्चर लूँगा।